नमस्कार, मेरा नाम सिमी यादव है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मेरा चयन मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा 2019 और 2020 दोनों में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। यहाँ तक आने की जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी और इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को समस्या आती है वो कंटेंट की आती है, स्टडी मटेरियल की आती है, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए उसकी आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना ये जो सफ़र था वो किन हथियारों के बलबूते पर इसमें विजय पाई थी। दरअसल मेरे एक शिक्षक कहा करते थे कि आपकी ये जो एग्ज़ाम है वो एक युद्ध है और आपके जो नोट्स हैं वो उस युद्ध में हथियार हैं। और अगर आप शांति काल में मतलब कि एग्ज़ाम के पहले वाले समय में अगर पसीना बहा लोगे, मतलब अच्छी खासी अगर आपकी एक तैयारी हो जाएगी, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, तो आपको युद्ध काल में मतलब कि एग्ज़ाम के समय खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो बस उनकी इस बात को मैंने गार्ड बांधते हुए अपनी एग्ज़ाम के पहले ही पूरी की पूरी तैयारी करके रख ली थी। दरअसल एग्ज़ाम में कौन सी बुक पढ़ना है इसको लेके स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न था। कोई बोलता था कि प्रीलिम्स के लिए आप जो है वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए आप भरनवाल को पढ़ लो। बहुत सारे, जितने मुँह उतनी बातें। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 6 to 12 को लेकर के। तो ऐसे सब अलग अलग बोलते थे। चूँकि मेरी जो तैयारी थी वो मैंने शादी के बाद की, शादी के पहले मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था कि मुझे एमपीपीएससी करनी है या मुझे एमपीपीएससी के बारे में ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने फिर भी एक वेल प्लान तरीके से, एक हार्ड वर्क की जगह मैंने स्मार्ट वर्क करते हुए ये प्रिपरेशन की। मैंने इनिशियली कोचिंग ज्वाइन की थी क्योंकि कई बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि यार कोचिंग जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगी कि यदि आप कर सकते हैं एफर्ट तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आपको कोई नदी है उसको आपको पार करना है और उस नदी में मगरमच्छों का ढेर है, तो आप उसको अगर तैर के पार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी नाव की सहायता से उसको पार करेंगे तो आप जल्दी और एक सेफ तरीके से उसको पार कर सकते हैं। तो कोचिंग का भी यही रोल होता है। कोचिंग आपका 100% सिलेक्शन तो अश्योर नहीं करती, लेकिन फिर भी 80% सहायता आपको मिल जाती है। उसके बाद का जो बचा हुआ 19% है वो आपकी मेहनत रहती है और 1% जो रहता है वो आप पर भगवान की कृपा होती है। तो कोचिंग आपको कर लेना चाहिए। दूसरी बात करंट अफेयर की हम करते हैं कि करंट अफेयर्स को मैंने कहाँ से पढ़ा। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। नई दुनिया जो अखबार है, मैं अगर स्टेट पीएससी की बात करूँ, एमपीपीएससी के, तो उसके जो कंटेंट थे और उसका जो संपादकीय वाला जो पृष्ठ था वो मैं ज़रूर पढ़ती थी, क्योंकि उसमें जो भी घटनाएं दिन प्रतिदिन की चल रही है उसका एक निष्कर्ष सामने आता था, एकदम पक्षपात मुक्त जो निष्कर्ष था, जिससे हमारी एक एसे को लिखने की जो स्किल है वो डेवलप होती है। तो वो मैं पढ़ती थी। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स की बुक थी, जैसे मध्य प्रदेश में स्पीडी चलती है, घटना चक्र चलती है, तो मैं उसको पढ़ती थी। इसके अलावा जो हमारी कोचिंग वगैरह थे या फिर कुछ हमारे यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया में अगर हमको करंट अफेयर्स का कोई कंटेंट मिल जाता था तो मैं वहाँ से अपनी एक कॉपी में उन चीज़ों को नोट कर लेती थी और इस प्रकार मेरा एक अच्छा खासा बंच जो था वो एग्ज़ाम के पहले बनकर तैयार हो जाता था। एग्ज़ाम के लिए हमको करीबन 6 महीने पुराना, एटलीस्ट 6 महीने पुराना और मैक्सिमम बात करें तो 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो उसी की मंथली वाइज मैंने सारी मैगजीन जो है वो प्रतियोगिता दर्पण ये ला के रख ली थी और मैं उसको अंडरलाइन करती जाती थी और पढ़ती थी। तो इस तरीके से मेरा करंट अफेयर हुआ। कोचिंग का डाउट जो था बच्चों के मन में रहता है उसको मैंने क्लियर कर दिया। कौन सी बुक स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए, तो मैं ईमानदारी से सच आपको बताऊं तो मैंने कभी भी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता था। तो मैंने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को प्रायोरिटी दी
क्योंकि मेरी कुछ फैमिली सिचुएशंस भी ऐसी थी, क्योंकि शादी के बाद घर को भी मैनेज करना है और पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत टफ टास्क था कि आप मोटी मोटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। इसलिए मैं क्या करती थी कि जिस क्लास में मैंने पढ़ा वहाँ के मेरे क्लास नोट्स हो गए। इसके अलावा मैंने एक दो जो कोचिंग फेमस थी उनके मैंने नोट्स कर लिए थे, लेकर आ गई थी मैं, और मैंने तीनों को मिला करके एक अपना जो नोट्स था वो मैंने प्रॉपर बना लिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। अब मान लीजिए कि मेरे टीचर ने मुझे कुछ एक 5-6 कारण बताए। अब दूसरे कोचिंग के मैं नोट्स लेकर आई, उसमें मुझे एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए। तीसरी जगह के मैंने नोट्स देखे तो मुझे और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिल गए। हालांकि मैं केवल 3 ही चीज़ों को आइडियल लेकर चलती थी, ज़्यादा भटकाव नहीं करती थी, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन आपको 3 लेना है। अगर आप इस फील्ड में ज़्यादा समय देंगे, है ना, तो आपको वो खुद फील हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों को चूज़ करना है, तो वो आपको खुद फील होगा। और चूंकि कोई भी एग्ज़ाम जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो पहली बात तो उसका सिलेबस हमारे पास में होना चाहिए, है ना। सिलेबस हमें ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। दूसरी चीज, आपके पास उस एग्जाम के कम से कम 5 से 10 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, जो आपको ये बताएगा कि उस एग्जाम को पढ़ने के लिए, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किन चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या छोड़ना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये चीज़ आपको जब पता चलती है जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं। चूँकि मैं पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर चुकी थी, जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था उस समय मेरी प्रिपरेशन हुई थी, तो मैं पुराने पेपरों को ही सॉल्व करती थी। मेरी 3-3 4-4 इतनी मोटी कॉपियां भरा गई थी उन पेपरों को हल करते हुए, और मुझे ये भी याद आ गया था कि फला क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा था और इसके बाद वाली ईयर में इस वाले टॉपिक से क्या पूछा है। तो उस बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर लेते थे कि यार अब अगली बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, या किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये सारा चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हैं और आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पत्र आएंगे। तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इतनी मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको मार्केट से जो 2-3 एकदम बहुत बेस्ट वाली चीज़ें हैं वो आप खुद उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। तो बस मैंने वही चीज़ की और मैंने 2-3 चीज़ों को मर्ज करके और अपने ज्ञान के आधार पे और अपने जो अनुभव मैंने पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल करके लिया था उसके आधार पर मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे। मैंने उसी पैटर्न पे नोट्स बनाए थे जिस पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैंने तैयारी की थी, जब 3 मार्कर के क्वेश्चन आते थे, 6 मार्कर के क्वेश्चन आते थे और 12 मार्कर के क्वेश्चन आते थे, तो मैंने हर एक टॉपिक को 12 मार्कर में लिख लिया था, हर एक टॉपिक को मैंने 6 मार्कर में लिख लिया था और उसी टॉपिक को मैंने 3 मार्कर में भी लिख लिया था। हालांकि 3 मार्कर के जो आपके मेंस के प्रश्न हैं वो आपके प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसी से कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो बिफोर एग्जाम हो जाती है। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। मैं एग्ज़ाम के पहले 12-12 घंटे पढ़ती थी और 2-2 घंटे के स्लॉट में मैंने एक एक सब्जेक्ट को डाल दिया था। जो मेरे वीक सेक्शन थे उनके लिए मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे दे देती थी। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की कि टेस्ट सीरीज़ हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लगा सकते हो तो आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी जो आपका हाथ है वो जम जाता है, पेन उस पर जम जाता है। आपको चूंकि ये एग्ज़ाम ऐसी होती है कि आपको मेंस में पेपर छूटने का बहुत डर रहता है और इतनी स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम में समय आपको बहुत कम पड़ता है, तो समय के साथ लिखने की जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट सीरीज से होती है। और आपको कितना याद हुआ है उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो आपका टेस्ट सीरीज से ही मालूम पड़ता है। तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले, मेंस के 3 से 4 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और एग्जाम के 10 दिन पहले आपको ये टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके बाद बात आती है आंसर राइटिंग क्लासेस की। क्या आपको आंसर राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बिल्कुल आपको देना चाहिए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल करना चाहिए। मैंने करी थी क्योंकि देखिए जब मैंने प्रीलिम्स मेरा निकला था और मुझे मेंस देना था तब मुझे सच में बिल्कुल भी उस मतलब कॉपी पे लिखना नहीं आता था
और मुझे ऐसा डर लगता था, मतलब वो जब मैं कोचिंग में टेस्ट देती थी और मैं देखती थी यार मेंस का पेपर लिखना है, कैसे लिखेंगे, मैं उस पेपर को घर लेके आ जाती थी और घर लेकर आने के बाद मैं अपने नोट्स में उसको पढ़ती थी और फिर मैं पढ़ने के बाद लिखती थी। तो ये तो मैं चीटिंग करके लिखती थी, लेकिन इससे हुआ क्या, इससे कम से कम मेरा एक कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप हुआ, मेरी एक स्टार्टिंग तो हो पाई, है ना। मेरे अंदर एक ये विश्वास जगा कि चलो ठीक है, पढ़ के ही सही पर मैंने पेपर तो लिखा। और फिर धीरे 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 मैं उन चीज़ों को याद करके समझ के, और जब मेरे नोट्स तैयार हुए तब उसमें मेरी स्टडी में 4 चांद लग गए। मैंने आपको पहले भी मेरी जो वीडियोस है उसमें बताया था कि जो नोट्स हैं वो आपके हथियार हैं और ये जो एग्ज़ाम है आपका युद्ध है। अगर युद्ध आपको जीतना है तो आपके हथियार में धार पैनी होनी चाहिए। तो ये नोट्स आप उस तरीके से बना लें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप हल करें और इस तरीके से आपको एक रणनीतिक रूप से ये तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए मेहनत सभी करते हैं पर सिलेक्ट कुछ एक ही हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट हो गए उनमें ज्ञान ज़्यादा है या जो बच्चे इंटरव्यू से बाहर आ गए उनमें कुछ कमी रह गई थी, ऐसा नहीं होता है। देखिए थोड़ी थोड़ी सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, पर एक जो आइडियल जनरल बातें हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो ये है कि आपके पास उसका सिलेबस हो, आपके पास में ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, उन क्वेश्चन पेपर को अकॉर्डिंग आप जो है वो एक अच्छे स्टडी मटेरियल से एक अच्छे नोट्स आप बना सकें। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मेहनत ना कोई कोचिंग कराती है ना कोई कुछ कराता है। सब मार्केट में सब कुछ है, रेडीमेड है। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कि कोचिंग के भरोसे ही हमको बनना होता तो सारे ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं उस बैच के, लेकिन कुछ एक ही हो पाते हैं। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा मेहनत होती है। तो आई होप सो कि आप इन बातों को समझे होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।